नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक ऐसी शख्सियत के माध्यम से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता की महत्वपूर्ण रणनीति बताने वाली हूं, जिसको यदि आप अपने अध्ययन में प्रयोग करते तो 100% साथियों आप ही सफल होंगे। क्योंकि आज आप सभी के बीच श्री शांति भूषण जी समीक्षा अधिकारी मौजूद है आपको सफलता की रणनीति बताने के लिए। और ये प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। खास बात है कि ये ऑलरेडी पूर्व सेवा में भी रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि सामान्य हिंदी में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, और ये जानेंगे कि सामान्य हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र के लिए इनकी क्या रणनीति रही, और जब प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए फिर मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए इनकी क्या रणनीति रही। क्योंकि मुख्य परीक्षा में कुछ सिलेबस में अंतर भी आता है, अर्थात परंपरागत हिंदी के साथ साथ कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं एज इट इज़ फॉर्म में भी पूछे जाते हैं सिलेबस के क्रम में। तो शांति भूषण जी, पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज आप युवाओं को एक ऐसा संदेश देने वाले हैं जो निश्चित रूप से हमारे युवा ऊर्जा प्राप्त करेंगे सफलता की ओर अग्रसित होने के लिए। तो शांति भूषण जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका हिंदी पढ़ने की क्या रणनीति रही। प्रारंभिक परीक्षा में आपने किस रणनीति का प्रयोग किए और मुख्य परीक्षा में किस रणनीति का प्रयोग किए, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहा, क्योंकि आप पूर्व सेवा में भी रहे हैं। तो कृपया हमारे युवाओं को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैडम धन्यवाद आपको, और इसलिए भी कि आप निःशुल्क मुहिम चला रही हैं। इससे जुड़ने में भी मैं बहुत हर्षित हूँ कि आप युवाओं को जो दूर दराज बैठे हैं उनको आप निःशुल्क मुहिम चला करके और समीक्षा अधिकारी और आपके प्रयासों से बहुत सारे बैच में 16-17 बैच में भी और 14 बैच में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आज समीक्षा अधिकारी बनकर आए भी। तो इस बारे में भी मुझे काफ़ी जानकारी है। तो आपकी इस मुहिम से जुड़ने और साथ साथ अभी जहाँ तक हिंदी की बात है तो मैं निश्चित तौर पे सेवा में था, लगातार सन 2000 से लगातार मैं सेवा में था। उसके बावजूद मैं तैयारी कैसे किया वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि इसके 2 पार्ट हैं, एक प्रीलिम्स में भी हिंदी है, बिल्कुल 60 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, और मेंस में तो आप जानती हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है, लिखना भी है। तो आज तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और शासनादेश, अर्थशास्त्रीय पत्र के हम लोग ये माहिर हो चुके हैं। लेकिन जब नहीं थे तो कैसे करते थे, और आज वो भी लकी हैं। आप ये निश्चित है प्रोवाइड भी करा देंगी इस फॉर्मेट में। शासन में जो फॉर्मेट चलता है, जो किसी बुक से कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आप प्रोवाइड भी देर सवेर करा ही देंगी। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग इतना लकी नहीं थे। बिल्कुल कि पहले तो मतलब समीक्षा अधिकारी के सिलेबस खोजने में इतनी समस्या होती थी। लेटर के लिए कितने हम लोग परेशान थे। वो दौर था कि हम लोग के पास कुछ भी मटेरियल नहीं होता था। लेकिन आज भी दौर में मैं किताबों को जब देखती हूँ तो लेटर राइटिंग का तो मत पूछिए। अच्छा, ये डाउट हमेशा रहता था, क्या ये जो बुक में लिखा है यही फॉर्मेट सही है, और अलग अलग बुक में देखते थे तो अलग अलग फॉर्मेट में मिलता था। मार्केट में हम देखते हैं कि अभी भी आज लेटर राइटिंग के संबंधित प्रारूप देखते हैं, सब में सही तो बिल्कुल नहीं होता। किसी में अब क्या बताया आपको, आज्ञा से सेम अधिकारियों का नाम दिया गया, जबकि आज्ञा से में जब हम लिखते हैं तो उसे जूनियर अधिकारियों का नाम होना चाहिए। ऊपर भौधी होता है, नीचे आज्ञा से। मान लीजिए जब आप इंडोर्समेंट करते हैं, जब आप पृष्ठांकन करते हैं नीचे, तो आप जो है वहाँ आज्ञा से लिखते हैं, तो दूसरे अधिकारी का नाम होना चाहिए। ऐसी होती है तभी आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी की आपकी क्या रणनीति रही कि आप सामान्य हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। मैडम, उसके बारे में बहुत सीधी सी बात है। हमने पहले सिलेबस देखा, इसमें पूछा क्या जाता है, विलोम है, विशेषण है, जो है इन सारी चीज़ों पर जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो इसमें कठिन से कठिन, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 5-6 चीज़ें हैं केवल। तो आप एक सिलेबस देख लीजिए। सही बात है, 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक है मात्र। 6 टॉपिक को आप अच्छे तो आप विशेषण विशेष क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, कौन क्या है, और विलोम अच्छे से कठिन शब्दों के भी देख लीजिए। तो ये चीज़ें 5-6 चीज़ें आपको कुल देखनी है। तत्सम तद्भव भी है, तो ये इतने 5-6 चीज़ें केवल देखनी है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है सिलेबस को जानने का और अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार देने का। और खास बात है कि इस परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी पूछे जाते हैं। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पर कहना जरूरी होगा क्योंकि अभ्यर्थी हैं यहाँ पर, कि आप आउट ऑफ 60 जब आप जो है हिंदी में 54 एंड अबव कर लेते हैं
तब आपका प्रीलिम्स में निश्चित तौर पे नाम आना ही है। आप बिल्कुल। क्लियर करते हैं, और अगर आप 54 के नीचे जाते हैं तो आप जीएस में एक मार्क्स के लिए चैलेंज बन जाएगा आपको। शांति भूषण जी, तो मैं तो बहुत हर्षित हूँ। हाँ। बहुत सारे युवा मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैम मैं 60 क्वेश्चन सही किया, जिसका परिणाम रहा कि मैं प्रारंभिक परीक्षा पास किया। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो ये सब प्राप्त किया जा सकता है। मैं- कोई ये कहे कि हम 60 में नहीं कर पाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग खुद साक्षी हैं। मैडम इस बात का हम मैं लोग खुद साक्षी हूँ। किए मैं हैं। जो है आउट ऑफ 60 58 मार्क्स मेरे खुद सही अब थे। तो ये पॉसिबल है, 58 क्वेश्चन, हाँ पॉसिबल है, वेरी इजीली पॉसिबल। क्योंकि मैं तो खुद मानती हूँ कि हिंदी में अधिकतम अंक ही सफलता की रणनीति रही। क्योंकि आप जीएस में जब आते हैं लगभग सबका लेवल एक होता है। हिंदी में आप अगर जरा से भी घटे तो, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट है, हिंदी भाषी प्रदेश है, तो यहाँ आपको एक से एक कंप्यूटर मिलेंगे जो 59 तक बड़ी आसानी से सही कर ले जाते हैं। अरे इस बार तो बच्चे 60 हाँ क्वेश्चन सही किए सही, हैं। एक आध मान लीजिए डाउट हो जाता है तो 59 तो हो ही जाता है। तो इसके लिए आप हिंदी के लिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो सिलेबस में है, यानी कि आप उसे- समझे कि 59 हाँ, क्वेश्चन yes, आप कर सकते कर हैं। सकते हैं, आप बिल्कुल ये कर सकते सोचे कि नहीं 52 मैं करूंगा, इतना पर्याप्त है, तो साथियों ये कहीं ना कहीं सफलता में एक प्रश्न चिन्ह की लगा तैयारी देगा, करेंगे। निश्चित लगा देगा। 52 अब वो जमाना गया। जमाना गया, अब आप 59 हाँ, 60 का टारगेट 60 बनाइए और टारगेट। करना ही पड़ेगा। 55 से नीचे रोकिए कि न जाने पाए, ये आपका प्रयास होना ये तो चाहिए। 100% तो इसके लिए आपको 6 टॉपिक जो दिए हैं उनके लिए आप जो मार्केट में भी बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले कर लीजिए। 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आती है। एक हरदेव वाहिरी जी की पुस्तक है, उसे आप कर लीजिए, और दूसरी पृथ्वीनाथ पांडे जी की, बिल्कुल सही। क्योंकि बुक में स्टैंडर्ड लिखा होता है। जो मार्केट में बुक्स आती हैं कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, या कहीं आंसर भी, कई बार आदित्य प्रकाशन की बुक ले लीजिए, अच्छी है, उससे करना भी चाहिए, लेकिन कहीं पर आंसर में डाउट आता है तो आप स्टैंडर्ड बुक से, रेफरेंस बुक से आप मिला सकते हैं। बहुत सारे हमारे युवा कहते हैं कि मैम आप आदित्य पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर्स का बताएंगे तो उसमें कई जो उत्तर गलतियां है हैं, गलत है, लेकिन उसका भी एक उपाय है उपाय। जो आप अच्छी ये बताइए। मैं बताती हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी आप स्वयं करिए। बिल्कुल। जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं हाँ। उससे उत्तर तैयार उससे करिए उत्तर ताकि तैयार आप सफल हो सके। सफल हो। आपकी क्या रणनीति रही प्रीवियस ईयर के लिए? तो प्रीवियस ईयर के लिए पहले मैंने किया, उसके बाद में जब मैंने ये रेफरेंस बुक से भी, जैसे विलोम है तो विलोम यहाँ से भी पढ़ा, तो जब कहीं मिसमैच हुआ तो हमने पकड़ लिया कि हाँ ये चीज़ यहाँ वो एक इस तरह आ तो जाता लाओ इसको है। क्लियर कर लिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि उसमें तो ये लिखा था आदित्य प्रकाशन जब प्रीवियस पेपर हल कर रहे थे, और यहाँ ये चीज़ है, तो आप किसको आप सही मानेंगे? हरदेव वाहिरी को सही मानेंगे, पृथ्वीनाथ पांडे को सही, और क्या, क्योंकि ऑथेंटिक आप पुस्तक authentic स्तरीय पुस्तकें हैं, पुस्तक है। स्तरीय पुस्तकें हैं, तो आप भी तो ऑब्जेक्टिव कर लिया आपने। अब आ जाइए मेंस पर। मेंस में अगेन आपको यही फेस करना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लस सब्जेक्टिव भी आएगा, और आप लोग लकी हैं कि मैडम के माध्यम से निश्चित तौर पर आपको जितने पत्र लिखने हैं उसमें हिंदी का रिटन का यानी लिखित में बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। 100 मार्क्स का होता था शायद तब, मेरा अभी भी पूरा होता प्रयास है कि हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण गाइडेंस है जी। पर्सनली इन लोग को दूँ, जी। पर्सनली इन द सेंस कि इस यूट्यूब के माध्यम से, साथ में लेटर राइटिंग से संबंधित जो भी है प्रारूप उपलब्ध कराऊँ। बिल्कुल। क्योंकि शांति जी मैं ये चाहती हूँ कि यदि हम सफल हुए हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी सफल हो। आपके माध्यम से बहुत लोग सफलता प्राप्त करके आए हैं, और आपकी ये मुहिम लगातार रंग ला रही है, तो बिल्कुल। निश्चित तौर पे आपसे आगे भी प्रयास रहेगा कि आप सभी तक जितना हो सके सही मैं मार्गदर्शन प्रोवाइड कराऊँ। तो मतलब आप ये पढ़ें, और ये बताइए कि मुख्य परीक्षा के लिए आपकी क्या रणनीति रही? और यहाँ पे मैं रोक रही हूँ आपको, मैं हिंदी के लिए यहाँ टॉपिक वाइज आपसे पूछने वाली हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे युवा जो आपको देख रहे हैं उससे लाभान्वित भी हो, ताकि देश के विकास में वे अपनी सुनिश्चित सहभागिता दे सकें। क्योंकि आप देश में सुनिश्चित सहभागिता तब देते हैं जब खुद आप आत्मनिर्भर होते हैं, और जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब तो हम कुछ करने के लिए होते हैं, क्योंकि ये वक्त है खुद आगे बढ़ने का। जब हमारा पैर मजबूत होगा तभी तो हम आगे चलेंगे, देश को विकास के पथ को दिखाएंगे। तो ये बात आपको वहाँ भी काम आएगी, विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को जो अपने जो एस्पिरेंट्स को भटकना नहीं चाहिए, उन्हें पहले अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए। अपना पहले देखिए, बस पढ़ाई की ओर फोकस करिए, क्या हो रहा है, कौन सा त्योहार है, कौन सा ये है, कुछ मत देखिए, नहीं होना। मतलब शादी जब मैं तैयारी करती थी तो इवन मेरी सिस्टर का शादी था, मेरी अपनी बहन का शादी था, बावजूद मैं अपनी स्टडी को करती थी, क्योंकि मेरा मेन फोकस था पढ़ाई। क्योंकि मेरे माँ बाप यही चाहते थे कि मैं पढूं। मेरे भैया हमेशा ये मुझे कहते थे कि यार तुम्हें पढ़ना नहीं है, कहाँ इधर उधर जा रही हो। तो कुल मिला के मेरा यही उद्देश्य होता था कि मैं मैक्सिमम टाइम
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे लगा। रहना चाहिए, बिल्कुल सही। तो मैं जानना चाहती हूँ गद्यांश की तैयारी आप कैसे किए? गद्यांश के लिए भी मुख्य मैंने परीक्षा में गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, गौर से आप सुनेंगे क्योंकि गद्यांश की तैयारी स्ट्रेटजी से होती है। आप ये चाहेंगे कि कोई पुस्तक आपको गद्यांश में आगे बढ़ा देगी, अधिकतम अंक दिला देगी, तो ये संभव नहीं है रणनीति के साथ, क्योंकि ये होता है गद्यांश आपके व्यक्तित्व के परीक्षण का भी। तो गद्यांश की तैयारी आप कैसे अब किए? इसके बारे में मैडम मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज, इंग्लिश हो, मैं बैंक पीओ देता था तो वहाँ भी जो है वहाँ पे प्रोज एक पैरा रहता था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहते थे। और यहाँ भी मैंने देखा तो मैंने वहाँ की तैयारी मेरे यहाँ इसलिए काम आई, इंग्लिश तैयारी हिंदी में काम आ रही थी कि कैसे बिल्कुल। काम आ रही है। उसमें एक टेक्निक सिखाई गई थी हमें, एक कहीं किसी स्टैंडर्ड बुक में, इंग्लिश इज इजी शायद एक बुक थी, मैंने कभी पढ़ी थी उसको बैंक पीओ के लिए। हाँ, वो किताब काफी हाँ। प्रेरणा स्रोत भी है इंग्लिश इंग्लिश मीडियम इज के इजी। लिए। तो वो जो है उसमें ये चीज़ लिखा था कि सबसे पहले पैरा के क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, उसमें पूछा क्या है, अब उसी क्या अब पहले लेकिन आंसर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर उसमें ऑब्जेक्टिव आंसर दिया, यहाँ तो नहीं दिया रहता है, यहाँ तो आंसर खुद लिखना होता है, लेकिन आंसर नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, फिर पैरा शुरू करना चाहिए पढ़ना, और ताकि कम समय में आप ज्यादा कर सके। और आपको ये पता होना रणनीति चाहिए मेरे द्वारा भी अपनाई गई कि थी। जी पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पैरा पढ़ना सीखिए। बिल्कुल। और आप पैरा एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ें, और उसकी सेंट्रल आइडिया थीम को पढ़ना समझना जो है आपको बहुत ज़रूरी है। आप थीम को समझ लेंगी, उसके बाद कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरूर नहीं एक ही क्वेश्चन में सारी बातें लिख ली जाएँ, उससे रिलेटेड चीज़ें पहले क्वेश्चन से जो रिलेटेड है उतनी बातें लिखेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी लिखना है, नहीं रिपीटिशन होने लगेगा, और जहाँ रिपीटिशन होने लगेगा वहाँ पर जो है मार्क्स की कम होने की गुंजाइश है। तो आप पैरा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैरा को 2 बार कम से कम पढ़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन को अकॉर्डिंग जैसे जो कुछ बातें पूछी गई हैं उसी के अनुसार उसका जवाब देंगे, और ठोस बातें लिखेंगे, एक स्टैंडर्ड हिंदी में लिखेंगे, और जो है रिलेटेड बातें लिखेंगे, अनवांटेड बातें ना लिखें, भले ही वो जो है मात्रा उसकी कम रहे, आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, बढ़ाने की कोशिश मत करिए, टू द पॉइंट बात को अपना आंसर कीजिए। यही पैरा उसकी जो है गद्यांश की यही तैयारी करने में। बिल्कुल सत्य बात है, और कम से कम 1 से 2 बार जब हम पैरा पढ़ते हैं तो जो उसका मेन की पॉइंट होता है, की पॉइंट से हम जान जाते हैं, और उस की पॉइंट को जानने के साथ ही उसका शीर्षक एक क्वेश्चन तो हो ही बन जाता जाता है। तो और शीर्षक शुरुआत में या आखिरी में शुरुआत में लगभग कभी मिल नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं तो ये अपनाई कि जब दूसरे राउंड में जब जाती थी पढ़ने के लिए, उसमें मुझे स्ट्राइक करता था कि इसका शीर्षक चीज़ ये है। होना चाहिए, और थीम प्रयास समझ में आ गई तुरंत पकड़ में आ जाएगा। और प्रयास ये होना चाहिए, शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना बड़ा चाहिए। नहीं होना चाहिए। शीर्षक का प्रयास करिए 2 से 3 या अधिकतम 7 शब्द हाँ। हो गया, क्योंकि जितना कम होगा एक शब्द में भी आपका शीर्षक एकदम बेहतर संगठित होगा। होना चाहिए, संगठित। जितने कम लेटर्स में हो, जितने कम वर्ड्स में हो, कोशिश करना चाहिए वही शीर्षक। ये चीज अगर बच्चे समझ ले समय रहते तो निश्चित रूप से क्योंकि वो प्रथम व्याख्या बैठे नहीं है ना, वो शीर्षक है। तो और क्या? इसको जितने कम में लिखेंगे वो बेहतर है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब आप देखिए कि किस प्रकार से गद्यांश की इन्होंने तैयारी की। साथियों, अब आप सभी को श्री शांति जी बताने वाले हैं कि इन्होंने उस दौर में लेटर राइटिंग से संबंधित तैयारी कैसे की और आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से लेटर राइटिंग की तैयारी करे, इसके संबंध में भी इनसे हम जानेंगे। तो साथी भूषण जी, आप ये बताइए कि आप लेटर राइटिंग से संबंधित तैयारी कैसे किए, क्योंकि आई फील कि उस समय बहुत समस्या थी लेटर राइटिंग। समस्या ऑथेंटिक बुक की थी। हाँ। कि ये क्या जो अभी फॉर्मेट भी दिया हुआ जो है, कि अभी भी जो है, वो फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या ये फॉर्मेट सही है? तो मैंने आदित्य प्रकाशन की ही बुक दी, उसमें लास्ट में देखा, हरदेव वारी में भी देखा, तो मुझे कहीं कुछ दिखे कहीं कुछ दिखे, तो मैंने जो है विश्वास ज़्यादातर आदित्य प्रकाशन पे ही किया था, उस इसलिए लेटर के लिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे लगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें सही। 1-2 लोगों मित्रों से मैंने पूछा भी कि बार बार डाउट आता था, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन वो समस्या आपने दूर कर ही दी है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं। वो लेटर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट उपलब्ध देर से करा ही देंगी। तो लेटर आप जो है प्रैक्टिस करिए कि जो जितने शासकीय पत्र, शासकीय पत्र, पहले उनकी परिभाषा क्या है, क्यों होते हैं, उनको समझ लीजिए। आप परिभाषा याद न कीजिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लीजिए। पहले तो हर लेटर में एक लाइन आप जरूर बनाइए, सरकारी कार्य के लिए ये पत्र लिखा जाता है, क्योंकि जितने भी लेटर होते हैं वो शासकीय कार्य के लिए, तो ये पहला लाइन तो आपका होना ही चाहिए। फिर अंतर क्या है वो आप सभी को लगातार जो महत्वपूर्ण क्लासेज हैं उनमें ऑलरेडी बताया भी जा चुका है पूर्व में, और आगे भी बताया जाना है। तो आप इस प्रकार से लेटर की तैयारी हाँ, उसका अंतर समझने की पहले क्या चीज़ है वो समझा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझा, और फॉर्मेट को दिमाग में सेट किया और लिख के प्रैक्टिस किया। आप व्हाइट पेपर, आप सीट ले करके बैठेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, नहीं तो वहाँ गलतियाँ होकर ही रहेंगी। और एक चीज़ खास बात, जैसे
कि सब्जेक्ट अगर ना दिया हो तो कुछ लेटर याद कर लीजिए कि हमें क्या बिल्कुल। लिखना है वहाँ पर। मैं यही की थी। हाँ। मैं क्या की थी, जब मुझे मौका मिला, एक तो खुद लिखना जी। था और एक ऐसे हाँ, बना वो दे लिखना देते था, हैं कि तो बस। मैं क्या किया, आराम से लिख हाँ। दिया। उसका परिणाम रहा जी। कि अधिकतम अगर वो प्राप्त शासकीय की। शासकीय पत्र बोलता है, विषय नहीं देता है, तो आप एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई एक विषय लेकर के तैयारी कर लीजिए और उसी चीज़ को जाके वहाँ लिखिए। अगर विषय दे देते हैं तब आपको बाइंड हो जाते हैं, आप बाउंड हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली ही आपको लिखना है। लेकिन फॉर्मेट तो आपके दिमाग में रहेगा। बिल्कुल सही। एक लेटर रट लीजिए, फॉर्मेट तो ध्यान में रखना ही है। तो सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो आप बड़ी आसानी से उसको कर लें और पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलते हैं और ज़बरदस्त मार्क्स मिलते हैं। और बहुत हिंदी मतलब में यदि लेटर राइटिंग में आप हम्म। परफेक्ट हैं तो हिंदी में तो ये मैथमेटिकल सही नंबर भी है प्राप्त कि करेंगे। मैडम एक बात और भी है कि लेटर राइटिंग का ही महत्व, आखिर अब जब शासन में आकर आप बैठते हैं तो लेटर राइटिंग ही तो मेन है, लेटर ही तो मेन है, वही तो आपका मेन काम है। वो और चीज़ क्या? आपको सिखाई जा रही है, अनवांटेड नहीं है, ये बहुत क्योंकि काम की चीज़ है। लेटर के माध्यम से ही तो सारे कार्य होते सारे हैं, कार्य टिप्पणी होते के हैं। माध्यम से और सारे आप आप प्रस्ताव रखते जी, हैं। जी। टिप्पणी में क्या है, मान लीजिए एग्जाम ये कराना है, लोग हम्म। आपका जो एग्जाम हो रहा है यूपीपीसीएस आरओ का, उसके संबंध में एक टिप्पणी होता है जिसके अंतर्गत हम प्रस्ताव करते हैं। तत्क्रम में वो इम्प्लीमेंट होने के लिए लेटर के माध्यम से जी, निर्गत होता निर्गत है। तो ये दोनों यूटिलाइज होता है। बिल्कुल। जो टिप्पणी भी पूछा जाता है, जी बिल्कुल। प्रतिवेदन है, हम्म। चाहे आपका अर्धशासकीय शासकीय ये सब विज्ञप्ति, ये यूजफुल सब चीज़ें कुछ जो यूजफुल है, डेली यूज में है शासन में, बहुत जी, जरूरी है। बिल्कुल। मुझे अब लगता है कि वाकई वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर आरओ एंड आरओ, मतलब कि ये अब हर क्या हर बताएं, सरकारी important है। कर्मचारी के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए आवश्यक है। लेकिन आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए तो ये बिल्कुल प्राणवायु है। अगर आपको ये नहीं जानते तो आप समीक्षा अधिकारी के रूप में सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल। और यदि आप चाहते हैं एक अच्छा समीक्षा अधिकारी बनना, तो आपको 100% फ्रेंड्स लीडर राइटिंग में अभी से पकड़ मजबूत करना होगा, क्योंकि सफल वही है जो अपने कर्म क्षेत्र में निपुण है। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही लीडर के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसको आप अवश्य ही अटेंड करेंगे। साथियों, अब मैं चलती हूँ हिंदी, अंग्रेजी, प्रशासनिक शब्दावली, चूँकि आपका इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग रहा, जी, धन्यवाद। ठीक, इसके बावजूद आप उन तमाम युवाओं को ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। जो हमारे युवा हिंदी मीडियम के जी। हैं, और उसके दृष्टिगत पुस्तक बताएंगे, प्लस वो रणनीति बताएंगे, ताकि हमारे युवा 100 में 100 मिलता है। शब्दावली से संबंधित प्रश्न करें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आता है। तो क्या आप रणनीति अपनाएं और मेरे युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैडम, जहाँ तक सवाल है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स जो आते हैं, या इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स, इसको ये बड़ी चालाकी की बात है। अगर इस पे आपने फोकस किया तो पूरे ले लिए। बिल्कुल। और मैं इस बहुत मामले में बड़ा easy। सौभाग्यशाली रहा कि ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से मैं इंग्लिश, चूँकि काफ़ी स्ट्रांग रही है, काफ़ी पढ़ता रहा हूँ। द हिंदू वगैरह मैंने 18 साल पढ़ा था, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ से मैंने स्कोर बहुत अच्छा किया और मेरा मेरिट में भी अच्छे रैंक लाने में मदद मिली और सिलेक्शन में भी मदद मिलती है, क्योंकि आप भाई, जब आप confidence प्रथम होते हैं, अटेम्प्ट में, इसमें नंबर नहीं कटता। वही चीज इसमें तो नंबर खास नहीं बात है कि कटता। आप प्रथम अटेम्प्ट में जी, इतने बिजी शेड्यूल में बिजी शेड्यूल में सफल जहाँ हुए, समय तो का अभाव तो हमारे कहीं ना पास कहीं था ही जो तो है। कुछ ट्रिक तो अपनाएं। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या किए? ये मैडम मेरे लिए एक चालाकी वाली बात आपने पूछ ली। मैं जानता था कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं सन 2000 से लगातार सेवा में था, तो मैं जानता था मुझे समय, मैं यहाँ पे मजबूत हो जाऊंगा तो उनसे ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। जो लोग इसमें डाउन, इसमें सीधे मार्क्स कटते हैं, अगर गलत हुआ तो सीधा मार्क्स कटेगा। तो अगर लोग मान लीजिए 20 मार्क्स का होता है, 10-10 क्वेश्चन दोनों के होते हैं, तो जो भी है हाँ शायद 10-10 मार्क्स होते हैं। तो आपने जो है, अगर लोग 16-17 मैक्सिमम कोशिश करेंगे और आप 20 ले लेंगे तो 3 मार्क्स बढ़ गए आपके। बिल्कुल। तो आप सिलेक्शन भी, चांसेस भी बढ़े, और अगर सिलेक्ट हो गई तो आपकी मेरिट में भी आपके बच्चे चांस ये बढ़ गए। सोचते हैं जी। कि करना क्या है, क्वालिफाई कर ले, क्वालिफाई नहीं, के बाद जरूरी असली खेल होता शुरू होता है है। रैंक रैंक, का, रैंक। क्योंकि रैंक निर्धारित करता है आपका आपके promotion, ब्राइट आगे फ्यूचर, future career प्रमोशन prospect का, कि प्रमोशन कैसे हो रहा है, जी। क्योंकि प्रमोशन रैंक के आधार पर होता है। रैंक। यदि आपका स्थान ऊपर है तो आप बहुत जल्दी सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, स्पेशल सेक्रेटरी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक एक टॉपिक पर विशेष फोकस करेंगे तो 100% आप न सिर्फ इस परीक्षा में सफल होंगे, बेहतर रैंक लाएंगे, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग भी बहुत प्रशस्त करेंगे। तो मैडम, जहाँ तक हिंदी टू इंग्लिश की बात रही, इंग्लिश टू हिंदी की बात है, ये अपनी बात रही। लेकिन अब वो लोग जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? हाँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि आप जब गद्यांश लिखते हैं या और लिखित पोर्शन में जितना भी जाते हैं तो लोगों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, बिल्कुल लेकिन सत्य यहाँ बात है। पर यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर आप टू ये नंबर मिल जा रहा है। मैथमेटिकल मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर, आपका सही स्पेलिंग सही है, वर्ड की मीनिंग सही है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ आप लीड कर सकते हैं, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर, इसको आप प्राइमरी मान के चलिए। तैयारी का ये प्राइमरी है, मेंस की तैयारी के लिए इसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपको कि हमें पहले हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कर लेना है। इसके लिए जहाँ बुक है आप हरदेव बाहरी से निश्चित, तो एक उसकी जो है मेंस के लिए भी एक दो बुकें आती हैं, एक में जो है लेटर राइटिंग वगैरह होती है उसमें रहता है, और भी मार्केट में आदित्य प्रकाशन की भी बुक है वो भी अच्छी है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो तो रामबाण वो है। रामबाण तो करना ही है। मतलब हमें तो लगता है कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में लगभग 40% क्वेश्चन रिपीटेड होता और है। 40% क्वेश्चन रिपीट, एकदम और मतलब देखिए एक क्वेश्चन एक्नॉलेजमेंट है, हाँ वो जी, कई बार कई repeat बार करता है। अच्छा एक चीज और ध्यान देने की बात रिम्बर्समेंट है, कई बार रिपीट करता है। और कुछ शासकीय जो शासन से सर्कुलर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं भाई कि इनका बार बार यूज है रिपीट ना, करता इनका यूज है। है। अगर आपको अंग्रेजी में आपका कहीं से लेटर आता है भारत सरकार या कहीं से भी आता है तो आप उसको इजीली समझ सके, तो शासकीय शब्दावली का ज़्यादा इस्तेमाल आप होता है, जो शासकीय शब्दावली हैं उनका जरूर पढ़ें। बिल्कुल। तो इनमें जो है आप अच्छा स्कोर कर लेंगी। इसको आप बेस बनाइए, ये 20 मार्क्स आपकी जेब में बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, आंसर सही तो जेब में तो मार्क्स। साथियों आप समझे कैसे आप अधिकतम अंक हिंदी की इस पोर्शन में आप प्राप्त करेंगे। साथियों ये ध्यान रखिए, एक एक संदेश आपकी सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब जानते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति की तैयारी इन्होंने कैसे की। तो मुहावरा और लोकोक्ति की तैयारी कैसे की है? देखिए मैडम, ये एक मेहनत वाला काम निश्चित तौर पे बहुत है, है, क्योंकि बहुत इसमें tough है। इसमें एक ध्यान देने वाली बहुत बात है, ज़्यादा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बना के नहीं लिखना है। जो जिस चीज़ जो मुहावरे का जो अर्थ होता है जो बुक में दिया है आपको डिटो लिखना होता है। आप अपना अंदाज के ये मिलता जुलता मीनिंग लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है इस बात को। ये और इसके मार्क्स शायद 25 से ऊपर ज़्यादा 25 या 30 मार्क्स का आता है। ये बहुत ज़्यादा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपकी, चाहे पीसीएस मेंस दे रहे हो या समीक्षा अधिकारी दे रहे हो। मुहावरे लोकोक्तियाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक दिन में तैयारी भी नहीं होती इसकी। ये आप रेगुलर 5, 7, 10 मुहावरे लोकोक्तियाँ डेली पढ़ेंगे। 2 ही बुक हैं आप मैडम, हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे। आप इनको वहाँ पर लेटर वाइज अल्फ़ाबेटिकल क्रम में दिया हुआ है। आ से क्या है, कितने हैं, उसमें आँख पे नाक पे कितने हैं, ये सारे मुहावरे जितने दिए हैं, और लास्ट में लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। आप अपनी तैयारी का डेली का पार्ट बनाइए। जैसे आप डेली नाश्ता या खाना खाते हैं उसी तरह डेली 5 मुहावरे का नाश्ता कीजिए या और आपका डिनर कीजिए। कैसे इजी वे में तैयार हो और ये जाएगा, मजा पता भी नहीं आता है, चलेगा। आप दूसरों बोलते भी रहेंगे, दूसरों को सुनाते भी रहिए। अगर कोई मित्र हो इसका गुरु मन के नहीं ढोल बताओ। सुहावन लागे, हाँ, है कि नहीं? सुहावन ये लागे। सब चीजें हैं। तो जो है घर का बेदी लंका ढाल। लंका ढाल। तो आप आए दिन अपने डे टू डे लाइफ में जब आप मित्रों से बात करते हैं आप बीच बीच में इसका इस्तेमाल भी करेंगे, और लेकिन आप उसका सही अर्थ जानते हुए, हाँ, इसमें जो मीनिंग बुक में दी हुई वही लिखेंगे, अपने आप बना के नहीं लिखेंगे। और ये तैयारी थोड़ा समय मांगती है, इसलिए अपने शेड्यूल में शामिल ये कीजिए। ध्यान रखिए, व्याख्या भले अपने शब्दों में हाँ, करेंगे, करें। लेकिन जो अर्थ होता है तो उसका जो अर्थ होता है वो आपको सेम व्याख्या तो आप होता है। अपने हिसाब से करेंगे, हाँ। लेकिन जो है मैक्सिमम रिलेवेंट रहनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक अर्थ की बात है, अर्थ से ही आपको पता चल जाता है इसका ये जान क्या रहा है या मतलब बना है, रहा क्या है, नहीं ये है। हमको बना रहा है, वो जान जाएगा एग्जामिनर और आपके मार्क करने हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी प्लस मुहावरे लोकोक्तियाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपने लेटर कहा, लेटर आपका फॉर्मेट दे ही देंगी, और उनकी क्या डिफरेंसेस हैं, लेटर के फॉर्मेट जो है क्या होने चाहिए, इतना कमांड कर लिया, आपको मोर देन 70 मार्क्स मिल गए। उसके बाद सिलेक्शन क्या, आपको रैंक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% सफलता होना ही। कंप्यूटर से संबंधित भी तो क्वेश्चन इसमें आते हैं। कंप्यूटर से तो मैं तो क्या कि कोई भी क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन थे और प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैं रीड की, तो कोई भी मार्केट से मैं किताब एक ली थी, अब याद भी नहीं है कौन सा किताब ली थी, काफी पतला सा था, उसी से मैं तैयारी की थी और लगभग मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। आप क्या रणनीति अपनाए थे कंप्यूटर के लिए? मैडम फिर से मैं जो है कहूँगा कि मैं बैंकिंग लाइन का आदमी था, तो कंप्यूटर से पहले से ही काफ़ी चीज़ें जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसको हल्के में नहीं लिया। मैंने इस बुक के लास्ट में, जब हरदेव बाहरी की एक बुक है उसमें लास्ट में कंप्यूटर शब्दावलियाँ भी हैं, बहुत बढ़िया, वो है, उसमें से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के लिए परेशान नहीं होना है। इसमें ये आपका जो है बहुत थोड़ा पोर्शन है, क्वेश्चन भी बहुत लेकिन पूछता है। अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स आपकी सिलेक्शन को भी जो है अफेक्ट करेगा, और मोर ओवर आपकी रैंक इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल तो आप सत्य। कंप्यूटर की इससे तैयारी करेंगे, और आदित्य प्रकाशन में प्रीवियस पेपर्स के इस्तेमाल, या आपके पास कोई भी एक बुक जो बेसिक कंप्यूटर्स की हो, एक बार पढ़ा लीजिए।
चाहे लूसेंट की हो वो पढ़ डालिएगा, हल्का सा एक गो थ्रू हो जाइएगा तो वो पकड़ में आ जाएगा बड़ी बिल्कुल आसानी से। सही। ये आपकी कंप्यूटर की रणनीति और वैसे भी क्वेश्चन काफी इजी आता है। इजी आते हैं, तो बड़े क्वेश्चन परेशान आता नहीं है रैम रोम में क्या बस- होता बस है, क्या अंतर है? इनपुट क्या होता है, हम्म। आउटपुट क्या होता है, बस सीपीयू क्या होता सीपीयू है। क्या होता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं हाँ, प्लस कुछ पारिभाषिक शब्दावली आ अब जाते लूसेंट की हैं एक तो पतली सी किस- बुक आती मैंने देखा था किसी को पढ़ते हुए, तो बहुत ही जो है इजीली आपको उसमें से मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपको क्योंकि रिपीट हाँ, बहुत वो करता है। repeat रैम repeat रोम तो कई बार कई repeat बार कर रिपीट दिया हुआ है। है, तो आप इसको और रिपीट क्वेश्चन सीपीयू क्या होता है, जी, जी। ठीक, तो ये बहुत कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या अंतर होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हाँ, पूछे जाते हाँ। हैं जो ऑलरेडी आप सभी करते होंगे, जानते होंगे। उसका रीज़न है आप 21वीं सदी के युवा हैं जो इस आपसे समय उम्मीद भी की जाती है। तकनीक में आगे हैं। और वैसे भी इस समय ई ऑफिस के थ्रू सारे वर्क सारे किए वर्क हो जा रहे रहे हैं, हैं। कंप्यूटर के बिना तो आपके लाइफ में कुछ आज वही संभव नहीं है तो जो है। इस कंडीशन में ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इतना बिल्कुल तो महत्वपूर्ण, जानना बहुत बिल्कुल जरूरी महत्वपूर्ण, है। बिल्कुल महत्वपूर्ण। और बाकी का जो परंपरागत कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस उससे आप तैयार करेंगे। एज वेल एज फ्रेंड्स जो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस था वो बाकी वो कवर सिलेबस करता बाकी वही है, रहता कवर तो करता बस उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। नहीं। तो आप जाते जाते हमारे युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे इस चैनल से हिंदी भाषी के युवा जुड़े हैं, साथ में तमाम इंग्लिश मीडियम के भी मेरे युवा जुड़े हुए हैं। उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप संदेश दीजिए कि वो किस प्रकार से हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त करें। बिल्कुल मैडम, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले जहाँ तक सवाल है तो आप इतना जान जाइए कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सेवा में आ रहे हैं तो हिंदी तो आपको जानना जरूरी है। बिल्कुल सही। और हिंदी को जो जिनकी शुरू से अच्छी है या मीडियम भी है वो प्रैक्टिस से उसको अच्छा बना सकते हैं और हिंदी को अवॉइड करके इस परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त की बिल्कुल जा सत्य सकती। है। तो इंग्लिश वाले अच्छी तरह जान लें। मैं भी काफ़ी इंग्लिश का शौकीन रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी को बराबर ध्यान देता था, तो वो कभी हिंदी से बच नहीं सकते। और जो हिंदी में है वो ये मान के ना चले कि हिंदी तो हमें आती ही है, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक शासकीय और स्टैंडर्ड एक मानक एक स्तरीय हिंदी का इस्तेमाल होता है। तो आप जो है उसको हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों इससे सावधान रहें और इसको अवॉइड करके कम से कम समीक्षा अधिकारी तो नहीं बना जा सकता। रही बात मैडम टोटल सक्सेस की, तो मैं कहूँगा कि आप डेडिकेशन से, कंसंट्रेशन से एंड हार्ड वर्क से इस परीक्षा को बहुत कम समय में सर्विस आप कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, डेडिकेशन बना रहे और हार्ड वर्क और कुछ सेक्रीफाइस तो आपको करना होगा। घूमना टहलना फिरना छोड़ करके आप इसमें लग जाएंगे तो आप समीक्षा अधिकारी बनकर शासन में जरूर बैठेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये वक्त है कुछ करने का, ये वक्त है कुछ पाने का। यदि इस वक्त में आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों आने वाले भविष्य पर आप प्रश्न खड़ा करेंगे। और यदि इस वक्त का यूटिलाइज आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं तो 100% आने वाला कल आपका होगा। आने वाले कल को समुन्नत विकास करने के लिए आप अवश्य अपनी सहभागिता देंगे। इसी आशा संदेश के साथ कि आप सभी अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। सादी भूसड़ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही अच्छा पहल कर रहे हैं युवाओं के बीच। पहल आपकी है, मैं जुड़ रहा हूँ। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।